जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रन इट राइट इन इंग्लिश ऐसे। तो आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ऐसे लिखने पे है। इंग्लिश ऐसे हमारे मतलब जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे सीएसएस है या पीएमएस है या एफआईए का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है या कोई और ऐसे है। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो वही मतलब मैट्रिक या हम सेकंड ईयर में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या हमने अपने बारे में कोई लॉ असेसमेंट टेस्ट पे कोई ऐसे लिखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी लाइफ का जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में स्ट्रेस किया जाता है वो इंग्लिश ऐसे पे किया जाता है। ऐसे लिखने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। हम उन तरीकों को या हम एक ऐसे इंग्लिश को हमने कैसे कोई एक अच्छा तरीका जो है जो हमारा हर जगह पे इस्तेमाल हो सके वो हम पढ़ें, ठीक है। बेसिकली सीएसएस में आपको क्या किया जाता है या पीएमएस में क्या किया जाता है, आपकी स्ट्रक्चरल अप्रोच को चेक किया जाता है या आपकी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो होती है आपको समझा जाता है कि आपकी एक सब्जेक्ट मैटर पे आपकी अप्रोच कैसी है, आप उसको कैसे देखते हैं, आप उसको मतलब आपका अपना कैनवस क्या है, आपका अपना व्यू क्या है, ठीक है। आप उसको समझते कैसे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप उसको कितना ग्रैप्स करते हैं कितना ग्रैप्स नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई ऐसे दिया जाता है जैसे सीएसएस हो जाए या पीएमएस का हो जाए, तो सबसे पहले हमने ऐसे का क्या करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, एग्जाम फॉर्मेट को समझना होता है। ऐसे के एग्जाम फॉर्मेट हमारे पास फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। सीएसएस एग्जाम है या पीएमएस है या एफआईए का है। एफआईए में तो चार आते हैं, उन चारों को हमने आपने समराइज करके लिखना होता है। वो जब हम लोग आगे ऐसे ऐसे चलेंगे, हमारी ये फर्स्ट वीडियो है तो जब हम ऐसे ऐसे आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि वो ऐसे कैसे करने हैं और ये ऐसे। बेसिकली हम इस टाइम सिर्फ एक ऐसे पे फोकस कर रहे हैं, ये एक ऐसे हमने कैसे लिखना है, ठीक है। तो familiar yourself with the CS exam format including the number of essay questions, word limits and time constraints। हमने ऐसे लिखते हुए हमने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को समझना होता है, फिर हमने वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना होता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स का हमने क्या करना होता है, ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइटल है इज कॉलोनियल माइंडसेट इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। हमारे पास ये ऐसे हैं, ऐसे का क्या है टाइटल है, ये वन ऑफ द CSS ऐसे मैंने लिया है। तो अब ये हमारे पास टाइटल आ गया। इस टाइटल को हमने क्या करना है, हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, हमने समझना है, ठीक है। चूज योर ऐसे टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास जो 6 8 ऐसे के टॉपिक दिए हुए हैं, हमने उनको क्या करना है, हमने उनमें से अपना एक जो टॉपिक है वो चूज करना है। जैसे मैंने ये चूज किया इज कॉलोनियल माइंडसेट बिल्डिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले जिस चीज पर सबसे ज्यादा हमें ग्रैप्स है, जिस पर हमारा सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जिसका हमारे पास सबसे ज्यादा मवाद है, वो हमने क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, वो चीज चूज करनी है, वो चीज सेलेक्ट करनी है जिस पे हमें सबसे ज्यादा क्या है, कंट्रोल है, जिसके बारे में हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, मवाद है, जिसको हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा हमारा ऐसे का क्या होगा, हमने प्लान करना होगा, ठीक है। प्लान करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने उस ऐसे को क्या करना है, समझना है। जैसे ये ये लिखा हुआ है इस कॉलोनियल माइंडसेट इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉलोनियल क्या होता है, फिर हमें ये पता होना चाहिए माइंडसेट क्या होता है, फिर हमें ये पता होगा इम्पीडिंग क्या होता है, फिर हमें ये पता होना चाहिए पाकिस्तान क्या, और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान प्रोग्रेस क्या थी, ठीक है। तो पूरा जो ऐसे का टाइटल है वो एक एज अ क्वेश्चन आप समझ लें, एज अ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। हम इसको नहीं, हम इसको अच्छे से समझेंगे, समझ के उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हम अपने ज़हन में इसके लिए क्या बनाएंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। कॉलोनियल माइंडसेट हम किस चीज को कहते हैं कि आप किसी चीज पे क्या कर लेते हो, कब्जा कर लेते हो और फिर उसको क्या कर लेते हो, अपना हक समझना शुरू कर, हक समझ के आप उसके ऊपर क्या करते हो, हुक्मरानी करते हैं, यू रूल ओवर देम, ठीक है। अब माइंडसेट क्या है, माइंडसेट होता है इंसान के अंदर पनपने वाले ख्यालात, इंसान के अंदर ख्यालात जो आ रहे होते हैं, इंसान सोचता कैसे, तो ये माइंडसेट होता है। अब कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब क्या है कि आप इलाकों पर जिन इलाकों पर आपने क्या किया हुआ है, रूल किया हुआ है, उस रूल करने की वजह से आपके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं, रूल करने की वजह से आप ज़हन में कैसे ख्यालात आ रहे हैं, वो माइंडसेट है, उसको कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट। यानी कि आप रूलर रहे हो किसी जगह के,
रूरल रहने की वजह से आपके माइंडसेट में कैसे ख्याल आता था। अब इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान प्रोग्रेस का ये मतलब हुआ कि आप उसको क्या करते हो, आप पाकिस्तान प्रोग्रेस का क्या मतलब कि इंसान पाकिस्तान की तरक्की। जैसे हमें बने हुए 75 साल हो गए हैं, तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की किन किन चीज़ों में क्या है, पिन्हा है, किन किन चीज़ों की वजह से क्या कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की वजह से हम तरक्की नहीं करें। ऐसे कौन सा मामला है जिनकी वजह से हम तरक्की कर रहे हैं, और ऐसे कौन सा मामला है जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, माइंडसेट बनाया। माइंडसेट बनाकर हमने क्या किया, उस लाइन को, उस क्वेश्चन को हमने पहले अपने अंदर क्या कर लिया, पूरा क्या कर लिया, अपने आप को समझ लिया, उस क्वेश्चन को समझ लिया। क्वेश्चन को समझने के बाद हमने कुछ ऐसे फैक्टर निकाले जो इस चीज को अफेक्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे मेरे पास जब ये ऐसे आया, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने देखा कि चार ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं हमारे मुल्क को, या हमारे पॉलिटिकल, या हमारी प्रोग्रेस को, पाकिस्तान की प्रोग्रेस को क्या कर सकती हैं। चार ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज कल्चर, दूसरी पॉलिटिक्स, तीसरी एजुकेशन, चौथी इकोनॉमिक्स। ये चार ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस को क्या करती हैं, इम्पीड करती हैं। सही है। तो कल्चर, कल्चर कैसे करते हैं, जैसे उनका कल्चर क्या है, वो सूट पहनते हैं, कोट सूट पहनते हैं। आप देख लें कि जब भी इंसान इंटरव्यू देने जाना होता है तो हम क्या करते हैं, कोट सूट पहनते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हमारी रिवॉल्व ही अराउंड क्या करती है, वहाँ का एक मखसूस इलाका है जहाँ पर एक मखसूस कुछ मखसूस लोग रहते हैं, उनके इर्द गिर्द, और कुछ लोग इधर पाकिस्तान में रहते हैं, इनके दरमियान क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, सारा का सारा उनसे बारोड किया गया। हम लोगों ने हमने उनसे क्या किया हुआ, उधार किया, उधार लिया हुआ है। जो चीज़ें वो आज से 2 साल 200 साल पहले, 150 साल पहले कर चुके हैं, हम वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको ऐसा ऐसा क्या करें, कॉपी कर रहे हैं। फिर हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में उनको पूरे एक सिस्टम, A लेवल 2 लेवल क्या किया हुआ, इम्पोर्ट भी किया हुआ है। हमने उसके जरिए भी हम करते हैं। फिर हमने जब हम ट्रैवल करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, आइल्स दिलवाते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में भी है इकोनॉमिक्स। हम हमारे मुल्क की जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन है, जितना भी सब कुछ है, तो वो क्या है, वो सारा क्या है, उस चीज से क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, अगर वो हमारा एक स्टेटस है, GST का स्टेटस है, वो खत्म कर दें, वो उस चीज को खत्म कर दें, तो हमारी जो बरामदात हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं। ठीक है। अगर वो लोग क्या करना शुरू करते हैं कि हमारे जितने हैं वहाँ पे फॉरेनर्स रह रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, जो यूरोप या इंग्लैंड या UK वगैरह में रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं उसको, हम वो अगर मतलब सपोज यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में रह रहे हैं, और वो उनको निकालना शुरू करते हैं, पाकिस्तान को क्या करना, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग $25 बिलियन की आई थिंक वो लेते हैं, हमारे पास आती हैं, रेमिटेंसेज आती हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारी भी बहुत है, हमारी ये चार चीज़ें, कल्चर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, उनसे जुड़ी हुई। ठीक है, तो हम प्लान करते हैं, जब भी ऐसे को करते हैं, तो हम एक कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड लेते हैं। कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड में हम ये चार चीज़ों को क्या कर देते हैं, हम जहन में रखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे को हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। Begin with a strong and engaging opening statement or a relevant quote. Provide a brief overview of the topic you will be discussing. Clearly state your thesis or main argument. हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी लाइन से, एक ऐसे हम कह सकते हैं टॉपिक सेंटेंस से अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं, ताकि वो तकरीबन हमारे क्या करते, पूरे ऐसे का क्या करते, बता दे, ओवरव्यू दे दे कि भाई हमारा ऐसे किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज कि हम उसके हक में बोलेंगे, या हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे, या हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, या हम उसको ब्रीफ करेंगे। ठीक है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स, डेवलप योर मेन पॉइंट्स इन सेपरेट पैराग्राफ्स, यूज टॉपिक सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस ईच पैराग्राफ मेन आइडिया, provide evidence, examples and facts to support your argument, ensure a logical flow between paragraphs। अब जब हमने ऐसे लिखना शुरू कर दिया,
अब ऐसे जब भी हमने लिखना शुरू कर दिया तो हमने कुछ पॉइंट्स हमने बनाए, कुछ चीजें हमने बनाई, जिससे हमने क्या किया, हमने वो ऐसे लिखना शुरू किया, तो वो ऐसे जो है ऐसा ऐसा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे जब भी हम लिख रहे होंगे तो हमने क्या करना है कि जो भी हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे होंगे, तो हमने ये करना है कि जो भी पैराग्राफ हम लिखेंगे तो उसका पहले स्टेटमेंट ये होगी कि वो उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रही हो, उस पैराग्राफ को मेन आइडिया भी बता रही है। यूज टॉपिक सेंटेंसेस टू इंट्रोड्यूस ईच पैराग्राफ मेन आइडिया। हमें टॉपिक सेंटेंस के जरिए उस पैराग्राफ में मेन आइडिया को क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, या प्रोवाइड एविडेंस देना चाहिए, एग्जांपल्स देनी चाहिए, फैक्ट्स देने चाहिए टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट्स। जैसे मैं कह देता हूँ कल्चर में हम कैसे अफेक्टेड हैं, या मैं पॉलिटिक्स की बात कर देता हूँ, या मैं इकोनॉमिक्स की बात कर देता हूँ, या मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर देता हूँ, तो वो उन चीज के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उस पर क्या कर देता हूँ, मैं हार्ड फैक्ट्स देता हूँ, या आर्गुमेंट सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल मैं दी कि कल्चर में हम कैसे अफेक्टेड हैं, कि हम इनको इंटरव्यू देना हो तो हम शलवार कमीज से ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, या अगर हमने कल्चर अफेक्टेड हम कैसे हैं, जैसे हमारी शादी ब्याह हो रही है, या तो हम वलीमा वगैरह पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमने कोट सूट पहना हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने कहाँ से इम्पोर्ट की हैं, वो चीज़ें हमने कहाँ से बोरो की, वो हमने वहाँ से बोरो। ठीक। उसके अलावा हमारा बॉडी पैराग्राफ्स के दौरान लॉजिकल फ्लो भी होना चाहिए। सपोज हम 3 या 4 चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो बारी बारी आनी चाहिए, ताकि वो क्या हो कि एक सीक्वेंस लगे, एक लॉजिकल सा हो, लॉजिकल सीक्वेंस के तहत चल रहा हो, लॉजिक हमें समझ आ रहा हो। ठीक है। अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म हम कहते हैं किसी के आइडियाज को हूबहू अपने पैराग्राफ में लिख देना। ठीक है। ऑलवेज क्रेडिट योर सोर्सेज इफ यू यूज इंफॉर्मेशन और कोट्स फ्रॉम एक्सटर्नल रेफरेंसेस, यूज प्रॉपर साइटेशन फॉर्मेट एज रिक्वायर्ड। अच्छा, जब भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं समवन हैज राइटली सेड, समवन हैज पॉइंट पॉइंटेड आउट, ये हम लिख देते हैं, और उसके नीचे हम उसकी कोटेशन लिख देते हैं जी, और इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन जब भी आप इतने बड़े फॉर्मेट पर, इतने बड़े एग्जाम में आप क्या कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो आप क्या करते हो, उसको प्रॉपरली उसको क्या करते हो, प्लेजराइज नहीं करते आप उनकी कोटेशंस को। वो क्या करते हैं, रीफ्रेश करके अपने एसेस में नहीं लिखते, आप उसको क्या करते हो, प्रॉपरली उस स्टेटमेंट को अपने ऐसे में लिखते हो, उसके नीचे उसका रेफरेंस देते हो, या उस कोटेशंस का क्या करते हो, नीचे रेफरेंस देते हो कि ये इसकी ली गई है, या हम जैसे कह रहे हैं सोक्रेटिस सेड दिस, या हम कह देते हैं कायद सेड दिस, या कायद पॉइंटेड आउट दिस। तो हम क्या कर देते हैं, प्रॉपर हम नेम करते हैं कि ये हम किसकी कोटेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये आपके ऐसे को क्या करता है, आपके ऐसे को ज्यादा खूबसूरत बनाता है, ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, आपका ऐसे ज्यादा वो लगता है, लॉजिकल लगता है इसमें। मेंटेन क्लैरिटी एंड कोहेजन। क्लैरिटी होनी चाहिए, कोहेजन होनी चाहिए आपके ऐसे में। क्लैरिटी कोहेजन से क्या मुराद है कि आपके ऐसे में वेक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। वेक स्टेटमेंट ये है कि जैसे मैं कह देता हूँ कि हमारे जी, हमारे पाकिस्तान की प्रोग्रेस को जी ये भी इफेक्ट कर रही है जी। जैसे हम कह देते हैं क्विक स्टेटमेंट दे देते हैं किसी मुल्क के खिलाफ, जिसका हमारे पास क्या हो, सबूत ना हो। ठीक है, जिस चीज़ का कोई हार्ड एविडेंस ना हो। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ कि अमेरिका ने हमारे मुल्क को साइफर भेजा। अब साइफर एग्जिस्ट करता है, कहाँ करता है लोगों को पता है, लेकिन जब तक लोगों ने उस चीज़ को देखा नहीं, तो वो एक चीज़ क्या थी, वेग स्टेटमेंट। तो आप जब भी किसी चीज को कोट करोगे, जब भी किसी चीज को बताओगे, तो आप उसको हार्ड एविडेंस के तहत उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, ताकि लोगों को समझ आए। कोहेजन होनी चाहिए। कोहेजन होने का ये मतलब है कि पूरा जो ऐसे है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ होना चाहिए। लॉजिक लॉजिक उसमें एग्जिस्ट तो करे करे, साथ में सीक्वेंस भी होना चाहिए। ये ना हो कि कोई बात कहीं लिखी हुई है, कोई बात कहीं लिखी हुई है। सपोज हम टाइप्स लिख रहे हैं, तो टाइप्स में एक टाइप शुरू में लिखी हुई है, एक टाइप एंड पे लिखी हुई है, या हमने टाइप्स हैं वो एक ही पैराग्राफ में सारी हमने कर दी, एक्सप्लेन कर दी, 4 लाइनें, 4 टाइप्स हैं, 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दी। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक।
अच्छा, स्टे विद इन द लिमिट, वर्ड लिमिट। अगर 2000 वर्ड्स का ऐसे है या 1000 वर्ड का ऐसे है या 400 वर्ड्स का ऐसे है या 200 वर्ड्स का ऐसे है, मार्क्स 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, जितने भी वहाँ, उसके अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर सपोज आप उससे बाहर जाते हो तो आमतौर पर चेकर उसको चेक ही नहीं करता, उसको देखता ही नहीं है कि भाई ये उसने क्या लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपका अगर ज्यादा बहुत ज्यादा लेंथी ऐसे है तो वो आमतौर पर क्या कर देता है, चेकर को क्या कर देता है, बोर कर देता है। ठीक है, समराइज योर मेन पॉइंट्स एंड रीस्टेट योर थीसिस इन अ कंक्लूसिव मैनर। सबसे एंड पे बात ऐसे की, जो ऐसे को समराइज आपने करना है लास्ट लाइन पे, लास्ट पैराग्राफ में, तो आपने उसको क्या करना है, उसको कंक्लूड करना है। उसका जब तक आप उसको कंक्लूड नहीं करोगे, आप ऐसे को अधूरा छोड़ दोगे, तो वो क्या कर देगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आपके नंबर कटेंगे उससे। ठीक है, आप आपने लास्ट पैराग्राफ में आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि लोगों को क्या हो, समझ आए। अच्छा, उसके बाद रिवाइज एंड प्रूफ रीड। सबसे ये आपने टाइम मैनेजमेंट में आखिरी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस रिवाइज एंड प्रूफ रीड के लिए बचाना है। यानी कि जब भी आप ऐसे प्लान कर रहे हो कि स्टार्ट में जब भी आप प्लान कर रहे हो, तो ये पॉइंट आपने क्या करना है, अपने जहन में लाजमी रखना है कि मैंने ऐसे एंड पे क्या करना है, रिवाइज एंड प्रूफ रीड करना है। हो सकता है कहाँ पे आपने इज लगाना था, आपने वहाँ पे नहीं लगाया, या आपने वहाँ पे एस या ई एस की गलती रह गई है, कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गई है। उस चीज़ को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अगर सपोज 2000 का वर्ड का ऐसे लिखा है, तो उसको चेक करने के लिए आपको 10-15 मिनट आपके पास ऐसे होने चाहिए ताकि आप प्रूफ रीड कर सको। हो सकता है आपने कोई फैक्ट ऊपर नीचे कर दिया हो, या आपने कोई ये सपोज आपने कोई वो लिखा है, कोई नंबर लिखा है, वो आपने गलत लिख दिया है। ठीक है, तो वो लाजमी आपने उसको ठीक करना है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो आप ऐसे को कभी भी टाइम में मुकम्मल नहीं कर सकते। मैं इसकी चलो आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया था FIA का, तो उसमें 4 क्वेश्चन थे। अब और हम उस एग्जाम हॉल में तकरीबन 20-30 कंटेस्टेंट और यानी कि स्टूडेंट्स बैठे थे जो एग्जाम दे रहे थे। अब उसमें से कोई हम 4 या 5 लोग ऐसे थे कि अब हाथ कर लें तो 6 to 7, 6 to 7 पीपल जो थे, हमने सिर्फ 4 ऐसे लिखे थे, बाकी किसी के 2 थे, किसी के 3, 2-3, 2-3, 2-3 इस ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं की थी एक, दूसरा उनको पता ही नहीं था कि लेंथ आपने क्या करनी है, कितनी लेंथ लिखनी है। उन्होंने जनाब यहाँ पे उनको 200-250 वर्ड्स का ऐसे किया कहा गया था। वो उन्होंने जो FSC में उन्होंने पढ़ा हुआ था जी, आपने 4 से 5 का ऐसे लिखना है जी, और 250 वर्ड्स का नहीं तो आप कम से कम 300-350 वर्ड्स का लिख। तो वो चीज़ उनके जहन में चल रही थी। वो उन्होंने जो 4-5 साल पहले, यानी कि MA से पहले जनाब, मास्टर से पहले जो FSC में उन्होंने पढ़ा हुआ था, वो उन्होंने वो काम किया, जिसकी वजह से उनका 3 घंटों के अंदर जो आपको उनको टाइम मिला हुआ था वो उसमें मुकम्मल ही नहीं कर सके। किसी का 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, किसी का 18 नंबर का क्वेश्चन रह गया, तो वो उसको छोड़ छाड़ के आ हम, मेरा ख्याल है कोई जो थे 4 या 5 ही ऐसे थे जिन्होंने मुकम्मल किया हुआ था। तो टाइम मैनेजमेंट का जरूर ख्याल। उसके अलावा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऐसे रेगुलरली टू इम्प्रूव योर स्किल्स एंड सीक फीडबैक फ्रॉम पीयर्स और मेंटोर्स। प्रैक्टिस, 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 ये तो आम सी बात है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको ऐसे लिखना है। इसके लिए आपको मैं एक टेक्निक ऐसे ही बताऊंगा कि वो जो आपको सबसे इजीली है। रोजाना एसेज में 4-6 घंटे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे लिखें रोजाना की बुनियाद पर। ठीक है, रोजाना की बुनियाद पर 5-6 ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पर डे 1 ऐसे रखें। ठीक है, CSS का ही ऐसे देख लें, CSS का एग्जाम जो पास पेपर्स हैं, मैं भी इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर एसेस पे वीडियो अपलोड करूंगा। रोजाना हो सकता है मैं एक अदा ऐसे या 2 अदा ऐसे जो हैं वो बताऊं कि कैसे लिखने हैं, इनके इनका मतलब क्या है, या इनके एक्सप्लेन कैसे करना है। तो आपने रोजाना की बुनियाद पे एक ऐसे लिखना है। आपके पेपर्स में अगर आपके 60 to 80 डेज रहते हैं, 3 मंथ्स 4 मंथ्स रहते हैं, तो आपने रोजाना की बुनियाद पे एक ऐसे क्या करना है, उसको मुकम्मल करके लिखना है।
यानी कि उसके मुकम्मल पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बना के उसके पैराग्राफ्स लिखने हैं, उसने यूज़ किया आपने, तो आपको तकरीबन वो 1 डेढ़ घंटा उस पर लगेगा। आपने 4 5 घंटे रोजाना के आपको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप उसमें सारा ज़्यादा टाइम ना लगाएं। ठीक है, ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे तो आपकी चीज़ें गटमट हो जाएंगी, वो आपके फैक्ट्स खराब होंगे। ये बेहतर है कि पर डे आप 1 ऐसे करें। हो सकता है चले आपका आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप एक ही जगह पे 2 ऐसे कर। ठीक है, ऐसे में उसके सारी चीज़ें उसकी मुकम्मल करें। पढ़े ना, सिर्फ ऐसे पढ़े ना, रटा ना लगाएं, ये बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट नहीं कर सकते तो आप मेरे साथ कर लें, कोलैबोरेट कर लें, या मेरे साथ कर लें रोज़ाना की बुनियाद पे। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे एक ऐसे अपलोड करूंगा, मेरी अपनी कोशिश होगी कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे एक ऐसे अपलोड करूँ, CSS के लिए या PMS के लिए। तो बेहतरीन ये है कि आप एक ऐसे खुद से लिखें, उसके पॉइंट्स बनाएं, उसके हार्ड फैक्ट्स हैं उनको लिख लें, एक दफ़ा पॉइंट्स बना लें। ठीक है, आपको तकरीबन एक ऐसे जो है वो उसको प्लान या करने के लिए, उसके पॉइंट्स बनाने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, पूरा ऐसे लिखने पे तो ज़्यादा टाइम लगता है, 2 से ढाई घंटे लगते हैं। आप पूरा ऐसे ना लिखें, आपने हार्ड फैक्ट्स जो होते हैं या आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको बनाने में तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लगेगा। ठीक है, तो एक ऐसे रोजाना का करें आप 3 4 ऐसे 6 ऐसे रोजाना बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना करें। उससे होगा ये कि आप एक दफा, एक वीक आपको गुजरेगा, 1.5 वीक गुजरेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आपके फैक्ट्स, आपको ढूंढने में, फैक्ट्स ढूंढने में, आपकी रिसर्च वर्क आपका वो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, आपकी वोकैबलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि रोजाना जी नहीं जनाब 6 7 ऐसे जी आपने इसकी किताब ले लें और उसकी किताब ले लें और उसको रोजाना खोला, खोल के जनाब उसको रट्टा लगाया, नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। पढ़ें जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का ऐसे पढ़े ना, लेकिन ऐसे जब तक आप अपनी स्किल में खुद नहीं डेवलप करेंगे तब तक आपसे ऐसे रटे से ऐसे नहीं होगा। Stay informed. Keep yourself updated on current events, issues, and relevant information to enhance the quality of your essay. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपकी है, स्टे इन्फॉर्म्ड। स्टे इन्फॉर्म्ड आपने कैसे रखना है, आपने 3 अखबार लेने हैं, एक उर्दू का, 2 इंग्लिश। ठीक है, आपने उसको क्या कर लेना, उनकी मेन हेडिंग्स रोजाना क्या कर लेनी, ये पढ़ लेनी। ठीक है, आजकल तो मोबाइल है आपके पास, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स आपने अगर करंट अफेयर से आपने वो रहना है तो आपने क्या कर लेना है, 2 इंग्लिश के, एक उर्दू का, ये आपने 3 जो हैं अखबार आपने क्या लेना है, द न्यूज़ देख लेना है साथ में, डॉन न्यूज़ देख लेना है, और उर्दू का जंग जियो वगैरह जो भी आप देख सकते हैं, जंग देख लें या एक्सप्रेस से, एक उर्दू का, 2 इंग्लिश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ यू टिल यू सरेंडर। जब तक आप हारते अपने आप को, मतलब आप हारते नहीं, तब तक आप नहीं हारते जब तक आप सरेंडर नहीं करते। अगर आप सरेंडर कर जाओगे, बेशक आप जिंदा भी हो, तो आप खत्म। इट्स नॉट द एंड ऑफ यू टिल यू सरेंडर। जब तक आप सरेंडर नहीं करते आप हारते नहीं। तो मेक श्योर कि आप कभी भी सरेंडर ना करो। ठीक है, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह मैं रोजाना की बुनियाद पे एक ऐसे जो है, 1 या 2 ऐसे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ऐसे ऐसे क्या मुराद है, इससे क्या मतलब है, इस ऐसे को कैसे लिखना है। मैं इंशाल्लाह उसका लिंक भी अपलोड कर दूं, तो आप हमारे साथ जुड़िए रहिए। और मेरा चैनल जो है वो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और फेसबुक चैनल और टिकटॉक भी इंशाल्लाह मैं तीनों चीज़ों पे अपलोड करूंगा। तो इंशाल्लाह आप सबको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।